हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप डेटा एनालिसिस बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सेल और एसक्यूएल का फॉर्मूला सीखना इनफ नहीं होगा, आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर भी काम करना आना चाहिए। और आज हम एक नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट का काम करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास नेटफ्लिक्स कस्टमर और कंटेंट से रिलेटेड डमी डेटा है जो इंटेंशनली अनक्लीन है। हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, पाइथन पांडास से डेटा क्लीन करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, फिर एसक्यूएल में एनालिसिस करेंगे और फाइनली पावर बीआई में एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाएंगे। मतलब एक कंप्लीट एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट एक्सेल, पाइथन, एसक्यूएल और पावर बीआई, इन सब का कॉम्बिनेशन आप यूज करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये डेटा सेट फिक्शनली डमी डेटा है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसमें कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इस डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट की पाइपलाइन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप इस पाइपलाइन के अंदर पहले 3 स्टेप आप करने वाले हैं एक्सेल पर, फिर उसके बाद आप लोगों को सारे के सारे स्टेप, मोस्टली स्टेप आपको पाइथन पर ही करने हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा जो स्टेप्स आपके हैं ईटीएल के, वो सारे के सारे आपको पाइथन पे करने हैं। उसके अलावा आपको एसक्यूएल पर 3 स्टेप्स करने हैं। उसके अलावा पावर बीआई पे भी आपको ज्यादा स्टेप्स मिल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा फ्लो होने वाला है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कहां कहां क्या क्या होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले अगर बात करें तो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, बिजनेस प्रॉब्लम समझी जाएगी, एक्सेल का एक रॉ डेटा देखा जाएगा जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। ये आपका फेज 1 होगा। फेज 2 की बात करें तो फेज 2 के अंदर आप लोग पाइथन का सेटअप करेंगे, लोड डेटा करेंगे, डेटा को एक्सप्लोर करके उसे देखेंगे और जितने भी इनिशियल्स हैं उन्हें पता लगाएंगे। तो पाइथन के फेज 3 के अंदर डेटा को क्लीन किया जाएगा, जहां पर डुप्लीकेट रिमूव किया जाएगा, मिसिंग वैल्यूज रिमूव की जाएगी, डर्टी वैल्यूज रिमूव की जाएगी और उसके अलावा टेक्स्ट को क्लीन किया जाएगा ताकि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना सारा डेटा देख सकें। ना तो फेस इज डेटा क्लीनिंग फिल्टर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसके अंदर आप न्यूमेरिक क्लीनिंग करेंगे, डेट क्लीनिंग करेंगे, इनवैलिड वैल्यूज को हटाएंगे, साथ ही मिसिंग वैल्यूज का भी ट्रीटमेंट देखेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपोर्ट वाले फेज के अंदर आपको फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, फाइनल डेटा का वैलिडेशन करना पड़ेगा और उसको और क्लीन डेटा सेट जो भी आपके पास आएगा उसे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ अब आते हैं फेज 3 के अंदर। तो फेज 3 में एसक्यूएल इंजन चलाया जाएगा, जहां पर आप माई एसक्यूएल से डेटा इंपोर्ट कर लेंगे, एसक्यूएल की क्वेरीज रन की जाएगी और बिजनेस को एनालिसिस किया जाएगा। एक तरह से आप यहां पर टेबल्स के इनसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ द फेज 4, इसमें आप लोग पावर बीआई के ऊपर काम करेंगे, जहां डैशबोर्ड को डिजाइन करना, डेस्क मेजर्स को देखना, साथ ही पावर बीआई इंपोर्ट करना, ये सब रहने वाला है। उसके अलावा 4B फेज में आप पीक पर आ जाते हैं, यानी फाइनल फेज आप लोगों का शुरू हो जाता है। इनसाइट्स निकालेंगे, स्लाइसर्स बनाएंगे, फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो एक जर्नी अगर देखा जाए किस तरह से चलने वाली है, तो सबसे पहले रॉ डेटा आएगा, जहां पर रॉ डेटा को पाइथन में ले जाएंगे और तुरंत यहां पर ईटीएल और क्लीनिंग करेंगे। क्लीन स्ट्रक्चर डेटा को एसक्यूएल में ट्रांसफर करेंगे, रिलेशनल क्वेरीज उस पर रन करेंगे, पावर बीआई विजुअल्स बनाएंगे और बिजनेस इनसाइट्स निकाल लेंगे। ये पूरा फ्लो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास जो तो सबसे पहले एक्सेल रॉ फाइल आपको दिखा देता हूं जो कि हमारे पास अवेलेबल है और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है। नाउ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास ये डेटा सेट है जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को दिखाई दे रही है, जैसे यहां पर केस स्पेस का प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। उसके अलावा कुछ जनरल बातें भी हो सकती हैं, जैसे डेटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम हो सकती है। नल वैल्यूज आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है डेटा के अंदर। नाउ इसे भी आपको चेक करना है। तो काफी सारे कॉलम्स इस डेटा सेट के अंदर हैं, जैसे कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, एज है, टाइटल कौन सा है, कंटेंट टाइप क्या है, किस टाइप की मूवी आप देख रहे हैं, किस टाइप का जो है आप शो देखना पसंद कर रहे हैं, कंट्री कहां से देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान आपका कौन सा है, डिवाइस कौन सी है, पेमेंट मेथड आप क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन स्टेटस क्या है, ज्वाइन कब किया था, वॉच कब लास्ट वॉच किया था, कितने घंटे से आप वॉच कर रहे हैं, मतलब वॉच आवर्स क्या है आपका,
साथ ही मंथली फीस आपकी क्या है, मूवी कितनी देख चुके हैं, एपिसोड कितने देख चुके हैं, एवरेज रेटिंग क्या है, मंथली सीजन्स आप कितने चेक करते हैं और उसके अलावा आपने कितना कंटेंट डाउनलोड किया है। तो ये सारी चीजें आपको इस इंफॉर्मेशन के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब हमारा पहला फेज स्टार्ट होता है। तो हम करते हैं जुपिटर नोटबुक ओपन और फिर उसके बाद इसको वहां शुरू करते हैं। तो इस फाइल का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं और फिर आपको इसका प्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि क्लीनिंग तो हम सारी की सारी वहीं पर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने इस जगह पर क्लिक किया और यहां पर CMD लिखा। CMD लिखने के बाद आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक, और जैसे ही आपने जुपिटर नोटबुक लिखा आप लोग एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। नाउ यू विल सी कि यहां पर आप लोगों के पास ये फाइल इस लोकेशन पर है। साथ ही आप एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। तो इसी लोकेशन से आपने अपनी फाइल को ओपन किया है। नाउ क्लिक करते हैं Python 3 पर, और जैसे ही क्लिक करेंगे Python 3 पर उसके बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। चलिए अब इस फाइल का एक नाम दे देते हैं। तो इस फाइल का नाम है नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट। तो मैंने इस फाइल का नाम दे दिया है नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट। एंटर प्रेस करते हैं। अब शुरू करते हैं काम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप में सबसे पहला काम होता है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। तो यहां पर हमारी दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट होंगी। एक होगी इंपोर्ट पांडास एज PD और दूसरी लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट numpy एज NP। तो इसे रन कर देते हैं। हमारी दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको डेटा को लोड करना है, जिसके अंदर आप लोग देखें कि आपकी फाइल का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए फाइल का नाम क्या है। आप लोगों को इस लोकेशन से उस फाइल का नाम उठाना है। जैसे ये फाइल का नाम है तो इसका पूरा का पूरा नाम यहां से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद बस इसे कॉपी कर लेना है। यहां पर इस फाइल का नाम एक डेटा फ्रेम में रखना है, क्योंकि फाइल का सारा डेटा एक डेटा फ्रेम में स्टोर होगा। तो इसके लिए आप df नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे pd.read, क्योंकि वो फाइल एक एक्सेल फाइल है तो यहां पर आपको एक्सेल लिखना है। और अब यहां पर उस फाइल का एक्चुअल नेम पेस्ट कर देना है और बस इसे रन कर लेते हैं। जैसे ही रन किया फाइल लोड हो चुकी है। अब दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशंस आपको यहां पे चेक करनी होगी। फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए सबसे पहले पहली क्वेरी लिखनी है df.head, और आप हेड से जानते ही हैं क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 5 लाइन के रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं। तो इसे रन करते हैं और अब आप चेक करिए 5 लाइन का जो डेटा है आपका यहां पर दिखाई दे रहा है। नाउ अब सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट आप टेल भी देख लें, यानी नीचे का भी डेटा एक बार चेक कर लें कि कितना बड़ा डेटा है तो पता चल जाएगा। तो यहां पर df.tail आपने लगाया। df.tail लगाने के बाद आप जैसे ही रन करेंगे तो ये आपको लास्ट का डेटा भी दिखा देगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर आपको लास्ट का डेटा भी दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका लास्ट का 5 लाइन का डेटा। आप चाहें तो कितना बड़ा भी डेटा चेक कर सकते हैं। नाउ दोस्तों अब बात आती है इनिशियल डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें आप लोग डेटा के इनिशियल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले df.shape नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और जैसे ही इसे रन करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास डेटा में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो यहां पर आपके पास डेटा के अंदर 1005 रोज हैं और 20 कॉलम्स हैं। राइट नाउ नेक्स्ट इनिशियल्स आप चेक करते हैं। यहां पर आपके डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे df.columns और इसे रन कर देंगे तो आपको डेटा फ्रेम में बने हुए सारे के सारे कॉलम्स के नाम मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप पता करेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे। और इंफॉर्मेशन से क्या पता चलेगा, चलिए देखते हैं। जैसे ही आप डेटा फ्रेम का इन्फो फंक्शन यूज करते हैं, नाउ यू विल सी दैट डेटा फ्रेम की रियल इंफॉर्मेशन पता चल गई। और अब ये एक मेन पार्ट होता है जो आपके डेटा को आपको समझने में हेल्प करता है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इस डेटा के अंदर कितने डेटाज मिसिंग हैं, कितने डेटाज नल हैं, कहां कहां डेटाज आपका गायब है। ये सारी चीजें आप इसमें चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसमें बहुत सारा डेटा तो अवेलेबल ही है, लेकिन हाँ आप चेक कर सकते हैं कि पेमेंट मेथड के अंदर कुछ डेटाज आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है। इट मींस कुछ डेटा ब्लैंक भी है। और हाँ यहां पर यह भी जरूर चेक करना है कि इसका टाइप क्या है। तो आप देखिए यहां पर कस्टमर आईडी का टाइप ऑब्जेक्ट है, यानी एक टेक्स्ट कॉलम है, ये एक इंटीजर कॉलम है। और हो सकता है कि गलती से आपका कोई गलत कॉलम रीड कर लिया हो। भाई गलत कॉलम से मेरा मतलब है कि आप देखिए यहां पर ज्वाइन डेट का जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट ले रहा है, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं डेट का टाइप होना चाहिए। आई थिंक ये आपको ठीक करना पड़ेगा।
और इसके अलावा हो सकता है आपके कोई भी ऐसे कॉलम्स हो जिसके अंदर वैल्यू हो लेकिन एक्चुअली वो वैल्यू को रीड ना कर रहा हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई वैल्यू वाला कॉलम है और एक्चुअली में वो रीड नहीं कर रहा है, तो इसे भी ठीक करना आप ही की जिम्मेदारी है। तो ये चीज हमने चेक कर ली, साथ ही मिसिंग वैल्यूज भी पता चल जाएंगी इससे, और काफी कुछ पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों डेटा का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना जरूरी है, जिसमें आप लोग df.describe नाम का फंक्शन चलाएंगे, और जैसे ही आप इसे रन करते हैं, रन करते ही आपको डेटा फ्रेम में जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम हैं उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिख जाएगा। इट मींस एज वाले कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वॉच आवर्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, काउंट क्या है, मिनिमम क्या है, और ये सारी की सारी वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन क्या है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, कहीं पर जो डेटाज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं आ गया या नेगेटिव में तो नहीं चला गया, ये सब चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली फीस के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, और यहाँ पे वॉच आवर्स में नेगेटिव में भी आ रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव एज भी दिखाई दे रही है, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको ये क्लीनिंग से सही करना पड़ेगा। तो आपको ये क्लैरिटी हो गई है इस डेटा को देखने के बाद। मैक्सिमम वैल्यूज भी आप चेक करें तो यहां पर आपको पता चल रही है कि मैक्सिमम वैल्यूज डेटा के अंदर क्या क्या हैं। नाउ दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है जिसमें आप मिसिंग वैल्यूज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपने डेटा के अंदर। तो चलिए एक बार देखते हैं डेटा फ्रेम के अंदर इज नल यानी मिसिंग वैल्यूज कितनी है डेटा के अंदर। तो ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इज नल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और क्योंकि एक साथ देखना है तो सम लगाना पड़ेगा। और अब आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर ज्यादा नहीं बट कुछ मिसिंग वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे जनरी कॉलम में आपको 2 मिसिंग वैल्यूज दिख रही हैं, डिवाइस में आपको 4 दिख रही हैं, पेमेंट मेथड में 5 दिख रही हैं, उसके अलावा कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। ये अच्छी बात है कि डेटा बहुत साफ सुथरा है, बट मिसिंग वैल्यूज जहां जहां हैं वो आपको ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज से आपके बिजनेस एनालिसिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए उसे क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आप लोग के पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक करना। आपके डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप लोग डुप्लीकेटेड लगा दीजिए, और डुप्लीकेटेड लगाने के बाद आप लोग डुप्लीकेटेड फंक्शन पे सम नाम का फंक्शन चला दीजिए। जैसे ही आप सम नाम का फंक्शन चलाएंगे और जैसे ही इसे रन करेंगे, नाउ अब आपको दिख रहा है कि डेटा के अंदर आपको 5 डुप्लीकेट वैल्यू शो हो रही है। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जो आपको बता रही है कि आपके डेटा के अंदर 5 डुप्लीकेट वैल्यू है। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको ये डुप्लीकेटेड ट्रेस करनी पड़ेगी और उसे ड्रॉप करना पड़ेगा, तो तुरंत, क्योंकि बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी डुप्लीकेटेड वैल्यू को तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। तो ये कैसे होगा? सिंपल, आप लोग df.drop duplicate नाम का फंक्शन यूज कीजिए, और यहां पर ड्रॉप डुप्लीकेट्स यूज करके इन प्लेस ट्रू करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर ठीक हो जाए। तो बस आपने ये करा, और जैसे ही इसे रन किया, रन करते ही आपका जो डुप्लीकेट डेटा है वो हट जाएगा। कैसे हट जाएगा ये चेक करना चाहते हैं? तो अगर आप इसको दोबारा से रन करते हैं तो देखिए, दोबारा रन करने पर अब आपको कोई डुप्लीकेट दिखाई नहीं दे रहा। इट्स मींस दैट कि आपके डेटा में से डुप्लीकेट हट चुका है। अब दोस्तों डेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डर्टी वैल्यूज। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि डेटा में डर्टी वैल्यूज कहां पर हैं, और पूरे डेटास के अंदर अगर आपको कोई भी डर्टी वैल्यू मिलती है तो आप उन्हें कैसे ठीक करेंगे। अब डर्टी वैल्यूज से मेरा मतलब क्या है? दोस्तों डर्टी वैल्यूज का मतलब सिंपल NA, नल, ब्लैंक, स्पेसेस, ये सारी की सारी क्या होती हैं? डर्टी वैल्यूज होती हैं। और अगर ये पूरे डेटा सेट में है तो आपके डेटा सेट को कहीं ना कहीं खराब कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है? इनको पहले एक फेस पर ला दीजिए। एक फेस पर क्यों लाना है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये एक फेस पर होंगी तो इन्हें क्लीन करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। अदरवाइज आपके डेटा में आपको पता ही नहीं चलेगा ओरिजिनली डर्टी वैल्यूज कितनी हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने कहीं नल लिख दिया हो, ब्लैंक ना छोड़ा हो, और हो सकता है किसी ने NA लिख दिया हो, ब्लैंक ना छोड़ा हो, और कहीं पर ब्लैंक हो। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं ब्लैंक हो और कहीं कहीं आपने नल लिख दिया हो। तो ये चीज आपको ठीक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसे एक फेज पर ले आएंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके डेटा सेट में ब्लैंक कितनी है। लेकिन अभी आप चेक करिए तो आपके डेटा सेट में अगर ब्लैंक डेटा हमने चेक किया, देखिए नल डेटा आपको अभी दिखाई दे रहा है 2, 4, 5, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, वहां पे 5 है। लेकिन अब चेक करते हैं कि अगर मैं नल और NA हटाता हूं तो क्या हमारे डेटा में ब्लैंक सेल्स यानी नल वैल्यू ज्यादा हो जाती हैं? तो चलिए एक काम करते हैं, डेटा फ्रेम का एक रिप्लेस नाम का फंक्शन हम चला देते हैं, और अब इस फंक्शन को चलाने के बाद हम लोग यहां पर सारी की सारी डर्टी वैल्यूज बताएंगे अपनी।
पहली वैल्यू, तो आप ये सारी की सारी डर्टी वैल्यूज को कॉमा प्रेस करते हैं और numpy का एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं nen, ठीक है। और जो सारी की सारी वैल्यूज हैं इन सभी जगहों पर nen यानी ब्लैंक, नैन मतलब ब्लैंक डालना है, नैन का सिंपल मतलब होता है ब्लैंक। तो हम चाहते हैं कि numpy का नैन फंक्शन चल जाए और जितनी भी वैल्यूज आपके डेटा सेट के अंदर हैं इस तरह की वहां पर अपने आप ही ब्लैंक चला जाए, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके अलावा इन प्लेस ट्रू करना मत भूलिएगा क्योंकि आप ओरिजिनल डेटा को ही क्लीन करना चाहते हैं, तो ओरिजिनल डेटा अपने आप ठीक हो जाएगा इन प्लेस ट्रू करने की वजह से। तो चलिए इसे रन करते हैं। अब रन करने के बाद आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, तो चलिए एक काम करते हैं। जब मैंने इसे रन किया तो एक बार मैं अपनी मिसिंग वैल्यू वाली कोड था वो दोबारा चलाता हूं और दिखाता हूं कि क्या हुआ इसको करने के बाद। रन करते हैं। नाउ अब आप नोटिस करेंगे कि आपके डेटा सेट के अंदर पेमेंट मेथड के अंदर 7 पेमेंट मेथड अब आपको ब्लैंक दिख रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया और कंट्री में भी पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिखाई देने लग गया। जनवरी में अब 3 हो गए, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक्चुअली में पॉइंट यही है कि आप पहले जो ब्लैंक सेल्स आपको दिखाई दे रहे थे वो कम थे लेकिन अब थोड़े बढ़ गए हैं। यहां पे चेक करिए, इसके अंदर जनवरी में 3 हो गए हैं, कंट्री में 1 ब्लैंक आ चुका है, पेमेंट मेथड पहले 5 थे अब 7 हो चुके हैं। इसी तरीके से आपकी जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो गई। डिवाइस के अंदर भी 4 ब्लैंक हो गए हैं। इट मींस अब आपकी नल वैल्यूज इंक्रीज हो गई है। तो एक्चुअली में अब नल वैल्यूज आप हैंडल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कैसे किया जाए? भाई डेटा सेट के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को पता है आती रहती है और ये समस्या है आपके डेटा के अंदर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस, राइट। एक्चुअली में होता यह है कि जितने भी टेक्स्ट आपके लिखे होते हैं, और याद रखिए एक्स्ट्रा स्पेसेस की समस्या सिर्फ टेक्स्ट के साथ हो सकती है, तो जितने भी टेक्सुअल डेटा होते हैं उनके अंदर आगे या पीछे स्पेस लगा होता है। तो हम चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे कॉलम में, यानी हम यहां पर एक एक कॉलम पे नहीं करने वाले। राइट नाउ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस पूरे डेटा सेट की बात कर रहा हूं जहां पर टेक्स्ट है। राइट नाउ यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये मेरा एक टेक्स्ट कॉलम है, ये मेरा एक टेक्स्ट कॉलम है, ये मेरा एक टेक्स्ट कॉलम है। अब पाइथन को ये पता है कि ये सारे के सारे टेक्स्ट कॉलम हैं, बट ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आपके टेक्स्ट कॉलम में स्पेसेस का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहां पर मैंने स्पेसेस का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, यहां पे मैंने स्पेसेस का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, यहां मैंने स्पेसेस डाल दिए और यहां मैंने स्पेसेस डाल दिया, यहां मैंने स्पेसेस डाल दिया। राइट नाउ मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके डेटा सेट के अंदर अगर स्पेसेस आएंगे तो क्या वो उसे ठीक कर सकता है? डेफिनेटली कर सकते हैं, पर कैसे होगा ये ठीक? तो चलिए ये देखना जरूरी है। तो अगर ऐसे स्पेसेस आपके डेटा सेट में बहुत सारे हों तो आप इन्हें एक एक करके रिमूव नहीं करेंगे, यानी हर कॉलम को आपको इंडिविजुअली क्लीन नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप एक्सेल फॉलो करते तो ये करना पड़ता। अगर आप एक्सेल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पाइथन से ये फटाफट कर सकते हैं। पर कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसे मैं कर रहा हूं सेव। देखिए मैंने अभी कर भी दिया है और मैं इसे सेव कर देता हूं। तो सेव कर दिया मैंने, अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। नाउ अब मैं इस प्रोसेस को वहां पर करवाने वाला हूं आपसे। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले डेटा फ्रेम नाम का एक वेरिएबल बनाइए और यहां पर डेटा फ्रेम का एक फंक्शन अप्लाई करना होगा, अप्लाई नाम का फंक्शन। अप्लाई नाम का फंक्शन ये काम कर सकता है क्योंकि अप्लाई नाम का फंक्शन पूरे के पूरे डेटा सेट के अंदर एक साथ चल सकता है, राइट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल पाइथन में आपके पास एक बहुत ही कमाल का फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं लैम्डा, यानी आप लैम्डा नाम का फंक्शन बना सकते हैं। लैम्डा क्या करता है? बेसिकली आपके फंक्शंस को प्रिपेयर करने की फैसिलिटी देता है, यानी बनाने की फैसिलिटी देता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। पहले मैं इसे लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रॉपर लाइन। अब इस लाइन को समझाने के लिए मैं पहले आपको डेटा दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो अप्लाई फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने लैम्डा को यूज किया है। अब लैम्डा फंक्शन एक्चुअली में एक फॉर्मूला बनाने का काम करता है, फॉर्मूला क्रिएट करने का काम। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और यहां पर आप लोगों को इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाते हैं और एक्स लुकअप लगाने पर यहां पर लुकअप वैल्यू पूछता है, लुकअप एरे पूछता है, रिटर्न एरे पूछता है, तो इसे बोलते हैं पैरामीटर। उसी तरह से आप जब लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो लैम्डा फंक्शन के अंदर भी आपसे पैरामीटर पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे साफ साफ दिख रहा है। एक्सेल में भी लैम्डा फंक्शन बड़ा कमाल का है। अगर आप लोगों ने यूज नहीं किया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं लैम्डा के ऊपर वीडियो बना दूंगा एक्सेल के अंदर अगर आप चाहें तो चलिए अब आपको पहले लैम्डा के बारे में बताते हैं कि पाइथन में लैम्डा का क्या यूज है। बेसिकली लैम्डा एक काम ये करता है, अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं यहां पर आप समझ जाएंगे कि ये क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल लैम्डा फंक्शन आपने बनाया और अब आप क्या कर रहे हैं,
यहां पर आपने बोला कि एक x नाम का वेरिएबल है कॉमा दूसरा y नाम का वेरिएबल है। अब आप ये बोलेंगे कि x और y जो भी वेरिएबल दो आप पैरामीटर आप खुद का जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें x और y दो पैरामीटर रख रहे हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि अब इस x y के साथ आप क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं। आपने बोला x और y आपस में क्या हो जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएं, राइट। तो आपने ये कर दिया कि भैया जो भी आपका x और y पैरामीटर इनपुट करेगा उसके साथ जो एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाली, राइट। तो अब यहां पर आप इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे यही मैं आपको बताता हूं। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए अगर एक्सेल में बात करें तो एक्सेल के अंदर इसे बहुत सिंपल तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि आप जाएं यहां पे फॉर्मूला टैब में और यहां पर आपको डिफाइन नेम पर जाना पड़ेगा। यहां पर आप अपना फॉर्मूला पेस्ट करेंगे जो भी आपने यहां पर बनाया था और इस फॉर्मूले का नाम आप रख दें। लेट सपोज मैंने अभिषेक नाम से फॉर्मूला रख दिया, ओके प्रेस करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या काम होने वाला है। अगर आप ये अभिषेक लिखेंगे तो ये आपसे x और y दो इनपुट मांगेगा, राइट। तो यहां पर आप लोगों ने दो इनपुट दे दिए, दैट इज x में 9 लिख दिया और y में 6 लिख दिया और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो इसने 54 निकाल दिया बिकॉज आपका मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटीज पर परफॉर्म हो गया। तो पॉइंट क्या है, बड़ा सिंपल सा कि x और y दो पैरामीटर हैं जो आपने पहले से सेट किए और इस पैरामीटर के साथ आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं ये आप बता दीजिए। यही काम हम लोग पाइथन के अंदर भी कर रहे हैं। देखिए यहां पर x नाम का एक पैरामीटर मैंने सेट किया और बोला x के ऊपर स्ट्रिंग क्लास का एक फंक्शन चला दो और वो है आपका स्ट्रिप। अब ये x क्या होने वाला है इसे मैं बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये x क्या है, ये मेरे सारे के सारे वो टेक्सुअल डेटा हैं जो हम डेटा सेट के अंदर यूज करने वाले हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इस x के बारे में जानकारी मैं आगे दूंगा, लेकिन बात सिंपल सी है कि x जो भी होगा उस x के ऊपर स्ट्रिंग का स्ट्रिप फंक्शन चला दो, जिससे कि क्या होगा, फालतू के जो स्पेसेस है वो हट जाएंगे, यानी आगे और पीछे के स्पेसेस स्ट्रिप फंक्शन अपने आप हटा देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा x की बात जब मैं कर रहा हूं तो x का टाइप, x मेरा वो वाला डेटा होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट वाला है। इट मींस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, टेक्स्ट डेटा, राइट। तो आपने क्या कहा, आपने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा कि भाई जो x डेटा है वो आपका एक टेक्सुअल डेटा ही होना चाहिए, तभी आप उस पर स्ट्रिप अप्लाई करें। अदरवाइज पूरे डेटा के अंदर अगर आपका कोई टेक्सुअल कॉलम नहीं मिलता है तो आप उस पर स्ट्रिप अप्लाई ना करें, राइट। तो ऐसा करना है और आपको स्पेस मिलता है तो आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको स्पेस नहीं मिलता है तो जो x का वेरिएबल है वो एज इट इज रख देना है। आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पता चल गया। अगर x के अंदर आपका टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट होने के बाद उसमें एक और समस्या आती है कि उसके अंदर आप लोग को स्पेसेस मिल जाते हैं, तो आप उस x पे से स्ट्रिंग क्लास का आप एक फंक्शन चलाएंगे जिससे स्ट्रिप फंक्शन, और स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिप फंक्शन आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर x में कोई स्पेस नहीं मिलता है तो आप एज इट इज x को उतार देंगे, यही बात आप बोल रहे हैं। और ये काम आपने पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के साथ कर दिया है क्योंकि आपने उसके ऊपर अप्लाई नाम का फंक्शन चलाया है, राइट। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिससे आप अपने सारे के सारे टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब सिंपल सा है, एक केस में करना। क्योंकि कई बार क्या होता है आपके डेटास के अंदर टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है, कहीं कहीं अपर होता है, कहीं लोअर होता है, कहीं प्रॉपर होता है, तो ये समस्या आपके सामने पैदा हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको उन्हें स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब एक फॉर्मेट में करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैं सारे के सारे जिन कॉलम्स पे मुझे लगता है कि एक्चुअली में स्टैंडर्डाइज का प्रॉब्लम है, बट ये आप सारे के सारे टेक्सुअल कॉलम के साथ कर सकते हैं, राइट। तो आपको कैसे करना है, और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर भी आप चाहें तो लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं क्योंकि स्टैक्स को स्टैंडर्डाइज करना है ना। तो आप देखिए लैम्डा फंक्शन यहां पर भी यूज हो सकता है। कैसे यूज होगा इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। अगर आप लोगों ने पिछला प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, वो प्रोजेक्ट भी काफी अमेजिंग है और उसमें भी आपको काफी सारी ट्रिक्स सीखने को मिलने वाली है। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने ये खास बताया है। फिलहाल बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कि आप इसे कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल स्टेप है। तो आपको सिंपल तरीके से ये करना है भाई, जितने भी टेक्स्ट हैं उनको आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ये देखिए सिंपल आपको सब्सक्रिप्शन प्लान वाला कॉलम मिल रहा है, इन सबको आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया। आपको अकाउंट स्टेटस वाला कॉलम मिल रहा है, इसको भी आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया। नाउ आपके उन सारे कॉलम को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं जिन कॉलम पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, राइट।
तो आपने इस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया, रन करते हैं। नाउ यू विल सी दैट ऑल कॉलम जिसमें कंट्री, जनवरी, सब्सक्रिप्शन प्लान, अकाउंट स्टेटस, इन सब में टाइटल केस हो चुका है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास का टाइटल फंक्शन यूज किया। आप टाइटल फंक्शन यूज करने से क्या फायदा होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे, दैट्स इट। तो यही टाइटल केस होता है, आप लोग को यूज करना है, राइट? तो इसे आपने पूरे के पूरे कॉलम में लगा दिया है। अब एक और प्रॉब्लम, आप लोग यहां पर एक चीज और देख लें कि कंट्री में आपके पास टोटल कंट्री कितनी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये स्टैंडर्डाइज नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आ सकती थी। आपको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत आप लोगों के सामने ज्यादा आ सकती है, वो मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों यहां पर मान लीजिए मैं कंट्री कॉलम को लेता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप स्टैंडर्डाइज नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या आती। प्रॉब्लम ये आती कि अभी आपको यहां पर सारी की सारी कंट्रीज दिख रही हैं और इस सारी कंट्रीज के अंदर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो डुप्लीकेट होगी। अगर आप ये नहीं करते, स्टैंडर्डाइज नहीं करते, तो प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि मान लीजिए आपके पास स्पेन का एक डेटा है और आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कैपिटल केस वाला डेटा भी हो सकता है अपर केस में भी यूनाइटेड स्टेट लिखा हो और जर्मनी अपर केस में भी लिखा हो। तो पता है होता क्या, आपके पास कंट्री वाले कॉलम के अंदर दो दो टाइप के डेटा हो जाते, राइट? तो जब मैं ये वाला एक्टिविटी परफॉर्म करता तो मुझे पता चलता कि कंट्री के अंदर जर्मनी दो दो बार आ रहा है डेटा के अंदर, जबकि वो दोनों सेम ही हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना सिंपल सा ये चाह रहा हूं कि जब भी आप इसे रन करें तो आप ये जरूर करें कि भाई आपका वो कॉलम स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको समस्या पैदा हो सकती है और आपके इनसाइट सही नहीं निकलेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट। अब दोस्तों आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल कॉलम पिकअप करने हैं। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि न्यूमेरिक कॉलम के साथ आपको एक समस्या हो सकती है और उन सारी समस्याओं को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले न्यूमेरिक कॉलम की एक लिस्ट यहां पर बना लेते हैं। तो और मैं बताऊंगा कि उन न्यूमेरिक कॉलम की लिस्ट मैंने क्यों बनाई और क्या करना पड़ेगा उन न्यूमेरिक कॉलम की लिस्ट के साथ। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों मैंने न्यूमेरिक कॉलम की एक लिस्ट यहां पर प्रिपेयर कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यों बनाई मैंने लिस्ट, अब आपको मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि न्यूमेरिक कॉलम के साथ एक समस्या हो सकती है कि कई बार उसमें कोई डेटा हो और वो न्यूमेरिक रीड ना कर रहा हो। तो ये समस्या ठीक हो जाएगी अगर आप लोगों की उस कॉलम में ऐसी कोई समस्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे लूप बनाएंगे और फॉर कॉल इन न्यूमेरिक कॉलम्स। तो न्यूमेरिक कॉलम्स को पहले आप लोगों को क्या करना है, एक लूपिंग वेरिएबल के अंदर डाल देना है, राइट? और जैसे ही आप लूपिंग वेरिएबल में डाल देंगे फिर बोलेंगे कि हर कॉलम के ऊपर, डेटा फ्रेम के हर कॉलम के ऊपर आप लोगों को pd.toNumeric नाम का फंक्शन चलाना है। और जब ये फंक्शन चलाएंगे तो इस फंक्शन के अंदर डेटा फ्रेम में वो सारे कॉलम्स जो आप लूपिंग के अंदर लेकर आ रहे हैं, लूप वाले सारे कॉलम्स, उनको आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपको कोई ब्लैंक डेटा दिखता है तो वहां पर आपको NA दिखाई दे, यानी नल हो जाए। दैट्स वेरी सिंपल, ताकि एरर वाली जगह आप लोग की ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। तो इसके लिए आप लोग को लिखना होता है एरर कोएड्स। आपको एरर कोएड्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप जितनी भी ब्लैंक जगह देखेंगे वहां पर नन लिखा है या ब्लैंक लिखा है, दैट्स इट। या एरर आ रहा हो तो वहां पर ब्लैंक आ जाए, राइट? तो आप ये चाहते हैं कि जितनी भी एरर्स वाली पोजीशन है उन पर एरर ना आए और उस जगह पर ब्लैंक लिखा आ जाए, तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, राइट? तो अब इसे रन कर लेते हैं और अब एक बार वापस से डिस्क्राइब चेक कर लेते हैं। तो df.describe एक बार चेक करते हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम इतनी खास नहीं थी, पर फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर आपने जितनी भी न्यूमेरिक कॉलम्स पे ये एक्टिविटी की, उनमें अब जो समस्या थी वो सारी ठीक हो चुकी है। इन सारे कॉलम्स के अंदर अगर आप चेक करें तो अब आपके जो काउंट है यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा है वो बिल्कुल सेम है, यानी एक समस्या तो खत्म हो ही गई। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, यहां पर एज में -10 दिखाई दे रहा है, जो कि एक गलत डेटा है ना? आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि एज के अंदर -10 एक गलत डेटा आप लोगों को शो हो रहा है। तो अब आपको ये ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए इसे ठीक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे df इज इक्वल टू डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम जिस पर आपको एक्टिविटी करनी है, एज वाला कॉलम। आपको क्या करना है, उस एज वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू दिखानी है जो 18 या 18 से अबव है। साथ में एक और चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ना सिर्फ ये वैल्यू दिखानी है जो 18 से अबव है, बल्कि वो वैल्यू भी दिखानी है। तो यहां पर एंड लिखेंगे और फिर से
कंडीशन लगा देंगे, यानी 2 एडिशनल कंडीशन आप यहां पर डेटा के अंदर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सिर्फ डेटा के अंदर वही डेटा स्टोर करो जो कि लेस देन इक्वल्स टू 100 हो और 18 से ऊपर हो। तो ये दोनों डेटा जैसे ही आप रन करेंगे, अब आप चेक कर सकते हैं कि नाउ आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर आप लोग का डेटा फ्रेम बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगर आप अब यहां पर डेटा फ्रेम एज को देखेंगे तो आपके एज वाले डेटा में अब डिस्क्राइब एक बार चेक कर लेते हैं। एज वाले डेटा का अगर डिस्क्राइब अब आप देखें तो अब आपका मिनिमम डेटा 18 है और मैक्सिमम डेटा 65 है। मैक्सिमम में प्रॉब्लम थी और मिनिमम में भी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर एज के दोनों डेटा में प्रॉब्लम थी, जो कि यहां पर 200 आ रही थी, वो भी हट गए और वो डेटा भी हट गए जो नेगेटिव वाले थे, क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अब आपका डेटा फ्रेम बिल्कुल क्लीन हो गया है और अब 995 ही डेटा काउंट अब आपके पास रह गए हैं, यानी एज वाला कॉलम अब आपके पास प्रॉपरली एक तरह से फिल्टर हो गया है। अब दोस्तों एक और क्लीनिंग है जो हम लोग को यहां पे करनी है, वो है नेगेटिव वैल्यूज वाली। हाँ, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यूज वाली प्रॉब्लम कहां पर आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आपके वॉच आवर्स में आ रही है। तो वॉच आवर्स को ठीक करने के लिए बड़ा सिंपल काम आपको करना है। डेटा फ्रेम के अंदर वॉच आवर्स वाला कॉलम आप रख लीजिए। यहाँ पे आपका वॉच आवर्स वाला कॉलम है, ये रहा, जो कि नेगेटिव में आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए नेगेटिव में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो वॉच ओवर वाले कॉलम को भी फिल्टर करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां पर आपने फिल्टर किया वॉच ओवर वाला कॉलम और अब बोल दिया कि लेस देन 0 जो होगा वो डेटा फिल्टर कर दो, दैट्स इट। और अब डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ वही डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 जो डेटा है वो आपका डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर हो जाए, यही बात आपको बोलनी है। तो डेटा फ्रेम नाम का वेरिएबल बना लीजिए और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि आप ग्रेटर देन 0 जो वॉच आवर्स हैं उन्हीं को आप इसके अंदर रखें। तो दैट्स इट, इसे रन कर दीजिए और अब आपके डेटा फ्रेम के अंदर ये काम हो चुका है। सेम यही काम आपको मंथली फीस के साथ भी करना है। मंथली फीस वाले कॉलम में भी नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। तो बस आपको वो डेटा भी नहीं रखना है जो मंथली फीस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब आपको मंथली फीस के साथ भी यही काम कर लेना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज इसमें भी आपको शो हो रही हैं। तो दोनों ही डेटा पर आपने फिल्टर लगा दिया और अब आपके पास ओरिजिनल डेटा के अंदर ये दोनों फिल्टर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप लोगों की आ रही है वो डेटा क्लीनिंग में डेट से रिलेटेड आ रही है, उसे भी आपको ठीक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्यों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपका जो डेट वाला डेटा है उसमें आपको समस्या चेक करनी होगी। तो ये देखिए यहां पर आपको डेट वाले कॉलम के अंदर डेट के साथ टाइम भी दिख रहा है और यहां पर 2 ऐसे कॉलम्स हैं जो एक्चुअली में आपके पास विजिबल है, एक ज्वाइन डेट और एक लास्ट वॉच डेट। इसमें आपकी समस्या है, तो दोनों कॉलम को आपको ठीक करना पड़ेगा। इसमें आपको टेक्स्ट डेटा, पहले तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको ठीक करना है। इसमें आपको टाइमिंग वाला डेटा हटाकर सिर्फ डेट वाला डेटा रखना है। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप डेट की क्लीनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों कैसे होगी डेट की क्लीनिंग, सबसे पहले डेटा फ्रेम के अंदर आपका पहला कॉलम कौन सा है, ज्वाइन डेट। और ज्वाइन डेट वाले कॉलम के साथ आप करने वाले हैं पांडास का एक फंक्शन जिसका नाम है टू डेट एंड टाइम। टू डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर आप अपना डेटा फ्रेम रख दीजिए जो कि ज्वाइन डेट है और उसके बाद कॉमा प्रेस करके आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि एरर, अगर कोई एरर वाला डेटा मिलता है तो वहां पर ब्लैंक भर जाए अपने आप, क्योंकि कोई डेट रीड नहीं कर पा रहा वो, तो अपने आप ही उसके अंदर ब्लैंक फिल हो जाए, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये वाला जो काम आपने कर लिया, इसी काम को आपको एक और कॉलम के ऊपर करना है और वो है आपका वॉच आवर्स। तो चलिए इसे वॉच आवर के साथ भी कर लेते हैं और तो इसे हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद आप देखिए आपका जो डेट वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस एरर से परेशान मत होइए, ये आप लोगों को आ रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों हमारे पास आता है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। और चलिए अब एक बार मिसिंग वैल्यूज को एक बार अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं डेटास के अंदर और वो हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। एज कॉलम में भी आपने देखा था, वॉच आवर्स में भी देखा था, मंथली फीस में भी मिसिंग वैल्यूज देखी थी। तो चलिए इसको एक एक करके ठीक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल काम है यहाँ पर। अगर आप एज कॉलम में बात करें तो एज कॉलम में आप एवरेज एज डाल सकते हैं। पर्सन की अगर एज नहीं पता तो आप एवरेज डाल सकते हैं राइट नाउ। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा वॉच आवर्स में भी अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअली वॉच आवर्स क्या है, तो
तो भाई वहां पर एवरेज वॉच आवर्स डाल सकते हैं, और मंथली फीस में भी सेम आप यही काम कर सकते हैं कि वॉच आवर्स एवरेज डाल सकते हैं। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी कि जब भी ऐसे कॉलम जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा अनइम्पॉर्टेंट है, और इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कॉलम इंपॉर्टेंट होता है उसमें एवरेज वैल्यू नहीं डलती। जो कॉलम इंपॉर्टेंट होता है उसमें एवरेज वैल्यू नहीं डलती, या तो डेटा फिल्टर होता है या तो कोई वैल्यू आप एंटर करते हैं, राइट। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एज कॉलम, वॉच आवर्स कॉलम और हमारा मंथली फीस वाला कॉलम, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि मंथली फीस एक इंपॉर्टेंट कॉलम होगा आपके इनसाइट्स को देखने के लिए, बट हाँ ये भी कंफर्म है कि बहुत सारे डेटास के साथ आप ये जरूर श्योर हो सकते हैं कि मंथली फीस ऑन एन एवरेज सबकी सेम ही होगी। तो चलिए अब ये काम करना आपके लिए है ताकि आप इनसाइट्स को प्रॉपरली चेक कर पाएं। नाउ दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लिया है, और इसके अंदर जहां पर भी NA आ रहा है वहां पर हमने मीन वैल्यू को फिल कर दिया है। और अगर इन प्लेस ट्रू लिखते हैं तो आप जानते हैं क्यों लिखते हैं, तो आपने मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू हर उस जगह पर फिल कर दी है जहां पर आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा था। सेम इसी तरह से आपने वॉच आवर्स के अंदर भी मीन वैल्यू फिल आउट कर दी है, और आपने मंथली फीस के अंदर भी मीन वैल्यू फिल कर दी है। अगर आपको अभी भी ये एरर दिख रहा है तो आप लोग इस तरह से ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं अब आपको चेंज करके बता देता हूं, और आपका इस तरह से एरर नहीं आएगा। तो अब दोस्तों कैटेगरिकल कॉलम को भी हैंडल करना जरूरी है, जिसमें आप लोगों को पेमेंट मेथड, डिवाइस और जेनरी मिल रहा है, और उसके अंदर जितने भी NA आ रहे हैं वहां पर आपको अननोन लिखकर एंटर प्रेस कर देना है। तो इसे रन करते हैं और ये फिर से एरर आ रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एरर आने की स्थिति में आपको क्या करना है। इस डेटा को, इस कोड को इस तरह से ना लिखकर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से भी अगर आप लिखेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। अब आपके सारे पेमेंट मेथड, डिवाइस, जेनरी वाले कॉलम भी जहां पर NA आ रहा था वो भी हैंडल हो चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका है। नाउ दोस्तों अब बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग की। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें इंपॉर्टेंट कॉलम्स क्रिएट किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा आपके नए कॉलम्स बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको कस्टमर रेवेन्यू नाम का एक कॉलम क्रिएट करना है। तो कस्टमर से कितना रेवेन्यू आपने कमाया ये पता लगाते हैं। तो कस्टमर रेवेन्यू अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को कस्टमर रेवेन्यू निकालने के लिए, क्योंकि एक नया कॉलम है, आपको मंथली फीस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मंथली सेशन से। दैट्स इट। और जैसे ये रन करेंगे आपके डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम बन जाएगा, क्योंकि पहले 20 कॉलम थे, अब देखते हैं कितने होते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट हेड लगाते हैं और अब आप चेक करें आपके डेटा फ्रेम में अब आपके 21 कॉलम हो चुके हैं। नाउ दोस्तों एक और नया कॉलम आपको बनाना है जिसका नाम है एंगेजमेंट स्कोर। और ये कैसे बनेगा, इसका कैलकुलेशन क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एंगेजमेंट स्कोर निकालने के लिए आपको वॉच आवर्स प्लस मंथली सेशन प्लस डाउनलोड काउंट, आपको ये तीनों को ऐड करना है। जैसे ही आप ये तीनों ऐड कर देते हैं तो एंगेजमेंट स्कोर पता चल जाता है कि एक कस्टमर आपका कितना एंगेजमेंट दिखा रहा है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस तरीके से आप इन तीनों को ऐड करेंगे और आपका एंगेजमेंट स्कोर आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपका कस्टमर कितना इंप्रेस हो रहा है आपकी सर्विसेज से। तो इसे रन करते हैं एंड नाउ अब आप देखें कि डेटा फ्रेम के अंदर एक और नया कॉलम क्रिएट हो चुका है, दैट इज एंगेजमेंट स्कोर का। लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम आप लोगों को बताना पड़ेगा और वो है वॉच कैटेगरी। दोस्तों आपके कस्टमर्स वॉच कैटेगरीज यानी किस कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, लाइक करते हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों को बताना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा, दैट इज लो, मीडियम, हाई या वेरी हाई, यानी क्लासिफाई करिए आपके कस्टमर्स कितना वॉच आवर्स यानी कितना टाइम स्पेंड करते हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपको डेटा फ्रेम के अंदर वॉच कैटेगरी वाला कॉलम क्रिएट करना है तो यहां पर आप लिखेंगे वॉच कैटेगरी। अब ये कॉलम क्रिएट करने के लिए आप पांडास का कट फंक्शन यूज करेंगे। तो pd.cut फंक्शन आपने यूज किया। अब इस कट फंक्शन के अंदर जो डेटा रखना है वो आपको रखना है अपना वॉच आवर्स, क्योंकि वॉच आवर्स के बेसिस पर ही आप यहां पर डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन लो कैटेगरी का है, वो मीडियम का है, वो हाई का है या वो वेरी हाई का है। तो वॉच आवर्स कैसे डिसाइड होंगे, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा के अंदर कुछ बिन्स यानी कुछ ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहां पर आप बिन्स बना लेंगे और बिन्स में आप अपना 50, 100, तो ये आपने बिन्स यानी गैप्स बना दिए अपने डेटा के अंदर और आपने np.infinite numpy का इनफाइनाइट फंक्शन चला दिया। इट मींस ये 100 के ऊपर कितना भी हो सकता है। उसके बाद एक और
जो है आपको क्रिएट करना है। आपको इस बिन्स के हिसाब से, यानी 0 से 20, 20 से 50, 50 से 100 और 100 से ऊपर वाले बिन्स के ऊपर आपको कैटेगरी भी डिफाइन करनी है। तो यहां पर आप लेबल बना लीजिए। और लेबल्स कैसे बनाएंगे, यहां पे आप लिखेंगे उन लेबल्स के नाम, एक लिस्ट बना लीजिए कि पहले लेबल यानी 0 से 20 वाले को क्या आप लेबल देंगे। तो यहां पर आपने बोल दिया पहले लेबल को आप नाम देंगे लो, दूसरे लेबल को आप नाम देंगे मीडियम, तीसरे लेबल को आप नाम देंगे हाई, चौथे लेबल को आप नाम दे देंगे वेरी हाई। तो इस तरह से आपने लेबलिंग कर दी। अब इस लेबलिंग को आप फिक्स कर देंगे अपने कट फंक्शन के अंदर। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे डेटा फ्रेम का वॉच ओवर्स वाला कॉलम। वॉच ओवर्स वाला कॉलम रखने के बाद आपको बिन्स लगाने हैं। तो यहां पे लिखिए बिन्स, और बिन ऊपर वाले डेटा से आ जाएगा जो कि आपने बनाया था ऊपर बिन्स, दैट्स इट। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और अपने लेबल्स असाइन कर देंगे जो कि आपने ऊपर बना रखे हैं। वो सारे के सारे लेबल आपके ऊपर जो आपने बनाए थे, वो लिस्ट जो आपने बनाई थी उसी में से असाइन हो जाएंगे। तो वो लेबल के अंदर ये वाला डेटा भर जाएगा, दैट्स इट। और बस इसे रन कर देना है। और रन करने के बाद अब आप डेटा फ्रेम को एक बार चेक करिए। और नाउ अब आप चेक कर सकते हैं कि अब आपके पास 23 कॉलम हो चुके हैं। और 23 कॉलम में लास्ट कॉलम अगर आप चेक करें तो अब आपके पास इस तरह का लास्ट कॉलम आ रहा है जिसके अंदर कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपको सारी कैटेगरीज देखनी है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वॉच काउंट दिखा देता हूं आप लोगों को। तो इस कॉलम का अगर काउंट दिखाया जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस डेटा के अंदर कितनी तरह का डेटा आपका अवेलेबल है। तो देखिए मीडियम वाले 443 लोग हैं, हाई वाले 357 हैं, लो वाले 141 है और वेरी हाई वाले 10 हैं। यानी इतनी इस हिसाब से आपने कैटेगराइज किया अपने डेटा को। और ये कैटेगरी आपके लिए काफी अच्छी है एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों एक और लेबल जो आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, एक और ग्रुप जो आपको बनाना पड़ेगा। किस ग्रुप के लोग हमारे प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज कर रहे हैं ये पता करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके लिए हमें कस्टमर एज ग्रुप बनाना पड़ेगा। और कस्टमर एज ग्रुप बनाने के लिए हम लोग फिर से वही काम करने वाले हैं। पहले हम लोग बिन्स क्रिएट करेंगे। बिन्स हम लोग 17 से लेकर, बिन्स बनाने के बाद आप लोग यहां पर लेबल्स भी बना देंगे। तो लेबल्स क्या हैं आपके, यहां पे आपने लेबल्स डिफाइन कर दिए, जो लोग हैं वो कितने हैं। तो ये आपको लेबल देना है और इस लेबल को आप बनाएंगे यहां पर एक नए कॉलम के साथ। और वो नया कॉलम होगा डेटा फ्रेम का एज कैटेगरी, एज ग्रुप वाला कॉलम। तो एज ग्रुप वाला कॉलम आपने क्रिएट किया। और अब आप फिर से पांडास का फंक्शन चलाएंगे कट, और उसके अंदर सबसे पहले अपना डेटा फ्रेम रखेंगे। डेटा फ्रेम में आपको एज कॉलम रखना है। तो यहां पर आप एज कॉलम ले लीजिए, साथ में आपको बिन्स लगाने हैं। बिन्स में ऊपर से आप जो ग्रुपिंग थी वो ले लेंगे। उसके बाद लेबल के अंदर आप सारे के सारे लेबल्स को डाल देंगे। नाउ अब इसे रन करते हैं और उसके बाद एक बार चेक करते हैं। तो चेक करते हैं भाई आपका डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर अब आप हेड चेक करेंगे तो अब आपके पास 24 कॉलम आ गए। और अब एक बार एज ग्रुप वाले कॉलम को एक बार देख लेते हैं कि कितनी एज ग्रुप्स हमारे पास आ रही है और कितनी कितनी हैं, ये हमें पता चल जाए। तो हमने यहाँ लिखा वैल्यू काउंट। तो वैल्यू काउंट देखना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको क्लैरिफिकेशन होगा। ये देखिए आपके 50+ जो एज ग्रुप वाले लोग हैं वो डेटा के अंदर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक इसका मतलब आपका प्लेटफॉर्म काफी जेन्युइन है और बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है। 51+ से ऊपर एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। और इवन दो आपके 36 से 50 और 26 से 35 वाले एज ग्रुप के भी लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म की ज्यादा डिमांड है। एक और काम आपको करना है, यहां पर अकाउंट एक्टिवेशन फ्लैग आपको लगाना है। किनका अकाउंट एक्टिव है, किनका अकाउंट एक्टिव नहीं है, ये क्यों लगाना है आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अकाउंट एक्टिव और इनएक्टिव के लिए आप यहां पर 0 और 1 देना बेहतरीन समझेंगे। यहां पर आप numpy का एक फंक्शन यूज करेंगे वेयर, जो कि कंडीशन देने का काम करता है। आप देखिए यहां पर कंडीशन मैंने दे दी है और बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप लोगों ने इफ यूज किया है तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए आपको बोला कि अगर डेटा फ्रेम में अकाउंट स्टेटस वाले कॉलम में एक्टिव लिखा हो तो आपको 1 लिख लेना है, 1 लिख देना है, अदरवाइज 0 लिख देना है। दैट्स इट। तो बस इतना करते ही आपका एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा डेटा के अंदर और उसमें आपको 0 और 1 दिखाई देगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आप लोग को फ्यूचर में पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे
डेटा पर काम करेंगे। तो डेटा फ्रेम के अंदर अब एक बार हेड देख लेते हैं। तो अब हमारे पास 25 कॉलम्स हो चुके हैं, जिसमें फीचर इंजीनियरिंग भी हमने कर ली है। तो फाइनल डेटा क्वालिटी चेक आप लोगों को यहाँ पे एक बार कर लेना चाहिए, जिसमें आपको डीएफ इन्फो निकालना है सबसे पहले। तो डीएफ इन्फो आपने निकाला, आपके डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन सारे डेटा की मिल चुकी है, आपके डेटा के अंदर कोई गलती तो नहीं है, सारा डेटा बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉच कैटेगरीज में अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 51, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आपका वॉच कैटेगरी एक छोटा सा समस्या क्रिएट करा, बाकी सारे कॉलम बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं। अब दूसरा एक और हम लोग देख लेते हैं फाइनल क्वालिटी चेक में, डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यू तो नहीं है, तो इज नल देख लेते हैं डॉट सम। तो नल वैल्यू देखना बहुत जरूरी है। तो डेटा फ्रेम के अंदर वॉच कैटेगरीज के अंदर अगर आप चेक करें तो 36 नल वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं। ओ माय गॉड, क्योंकि ये आपका एक अभी न्यूली क्रिएटेड कॉलम है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। बट आप चाहें तो इस पर भी वो लगा सकते हैं, मतलब ऊपर के कोई भी इनसाइट चला सकते हैं, क्योंकि अभी एक नया कॉलम है इसलिए आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। नो इशू, नो डाउट। और कंट्री के अंदर एक ब्लैंक दिख रहा है, और अगर आपसे ठीक करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये क्यों दिख रहा है, आपको डेटा को चेक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि अभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है क्लीनिंग होने के बाद भी, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो क्लीनिंग होने के बाद भी अगर आपकी समस्या है तो पहले आपको डेटा को बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग आगे का काम कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर चेक करिए कि आपके ओरिजिनल डेटा में क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेटेड इन्फॉर्मेशन तो अब आपके पास नहीं है। डेटा फ्रेम के अंदर अगर डिस्क्राइब को एक बार चेक कर लें, तो डिस्क्राइब के अंदर अगर आपने देखा तो नए कॉलम्स भी अब आपके सामने आ चुके हैं। और आप देखिए एक्टिवेशन फ्लैग भी आपके पास आ चुका है, नए कॉलम्स भी आपके पास दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स अ बिग डील, मतलब आपको अब ज़्यादा डेटाज दिखाई दे रहे हैं। आपका पहले वॉच आवर्स ज्वाइन डेट नहीं दिख रहा था, वॉच डेट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये आ रहे हैं न्यूमेरिक कॉलम के अंदर, ठीक है। तो डिस्क्राइब के अंदर अब इनका भी डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत है तो भैया इसके बाद क्लीनिंग को करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब दोस्तों फाइनली आपका डेटा मेरे हिसाब से तैयार है, बट हाँ आपको अगर यहाँ क्लीनिंग की ज़रूरत है तो करिए ज़रूर, बिकॉज अभी भी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि वो क्लीनिंग आप खुद से करके देखें, जहाँ आपको दिक्कत दिख रही है, जैसे 36 वहाँ पे दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है, तो उसे क्लीन करके देखिए और मुझे बताएं कि क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि क्लीनिंग कैसे करनी है। नाउ दोस्तों अब फाइनल काम आपको करना है, क्लीन डेटा को आपको पहले एक्सपोर्ट कर लेना है। तो भैया यहाँ पर आप डेटा फ्रेम फंक्शन चलाएंगे, इसका नाम है 2Excel। तो डेटा फ्रेम का कौन सा फंक्शन चलाएंगे, 2Excel नाम का फंक्शन चलाएंगे, जिससे आपका सारा का सारा डेटा जो है एक नई क्लीन फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उस डेटा को नाम दे देते हैं, भाई क्या डेटा है। ओके, हम इसे एक्सेल में नहीं CSV में, मैं पहले ही बोलता हूँ हमेशा से कि भैया CSV में स्टोर कीजिए, एक्सेल में करेंगे तो दिक्कत में फंसे रहेंगे, इसलिए आप लोग CSV में स्टोर करिए, बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि SQL से कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है यार CSV के अंदर। तो CSV में रखिए फाइल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इंडेक्सिंग को ध्यान से मत भूलिएगा, इंडेक्सिंग फॉल्स कर दीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पाइथन के इंडेक्स 1 2 3 4 वो आ जाएंगे उसके अंदर, तो वो नहीं चाहिए आपको। चलिए अब इसे हम CSV में कन्वर्ट कर रहे हैं। फाइनली हमारा काम हो चुका है, अब इसे रन करते हैं और इस फोल्डर के अंदर अब आप एक चेक कर सकते हैं, एक फाइनल फाइल आपके सामने आ चुकी है। तो ये देखिए क्लीन फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है। एक बार इसे क्लोज कर देते हैं और एक बार क्लीन फाइल एक बार ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि भैया फाइनल फाइल कैसे दिख रही है और क्या हुआ है क्लीनिंग। वाह क्या बात है भाई, क्लीनिंग प्रोसेस हो चुका है और अब आप देखिए कितने साफ सुथरा लग रहा है यार। हाँ आई थिंक अब आपका डेटा साफ सुथरा और क्लीन लग रहा है। और हाँ, इसे अब आप अपने SQL के अंदर डाल सकते हैं, आई थिंक सो। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपको बोला था भैया ब्लैंक को हैंडल करना आपको आना चाहिए, राइट। तो वो हैंडल करना ज़रूर सीखिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्लीन डेटाज बहुत सिंपल तरीके से आ चुका है, आपका कोई भी डेटा अनक्लीन नहीं लग रहा। तो आई थिंक ये अब डेटा आपका SQL में ले जाने के लिए अब दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। तो चलिए अब अगला काम आपका यहाँ पे शुरू होता है SQL के साथ। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SQL के अंदर एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं SQL को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक डेटाबेस जिसका नाम है, यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस और नेटफ्लिक्स DB। तो हमने क्रिएट कर दिया है एक डेटाबेस netflix.db के नाम से। अब हमारा काम शुरू होगा वापस से। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको ये फाइल प्रॉपरली कहाँ ट्रांसफर करनी है, अपने पाइथन से SQL के अंदर, राइट। तो अब आपको ये पूरी की पूरी फाइल एज इट इज
ट्रांसफर करनी है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को पाइथन से एसक्यूएल का कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक और लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एसक्यूएल एल्केमी, और फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट इंजन नाम का एक फंक्शन, ठीक है। और अब आप इसे रन करते हैं। क्रिएट इंजन नाम का फंक्शन एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी के अंदर है और आपको उसे एक इंजन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट बनाइए इंजन नाम का और उस इंजन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट इंजन नाम का फंक्शन आप रन कर दीजिए। और बस आपको यहां पर MySQL लिखना है प्लस py MySQL लिखना है, कोलन लगाना है और डबल स्लैश यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम आपका है रूट, मेरे सिस्टम में रूट है यूजर नेम, आपके एसक्यूएल का यूजर नेम यहां पर डाल दीजिए और उसके बाद आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। तो मेरा पासवर्ड है MySQL123। नाउ लिखेंगे @localhost/ अब उस डेटाबेस का नाम जो आप लोगों ने एसक्यूएल में बनाया हुआ है, दैट इज netflix_db, और जैसे ही आप ये रन करेंगे, नाउ सी आपका काम हो गया और अब आपका पूरा का पूरा डेटा बेस से कनेक्शन हो गया है। अभी डेटा नहीं गया है, अभी कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। तो अब आपको डेटा को भेजना है, तो डेटा भेजने के लिए df.toSQL नाम का फंक्शन यूज करेंगे। और अब आपको कौन सा डेटा भेजना है वो बताइए, उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्या बनानी है वो बता दीजिए। तो मेरा यहां पर डेटाबेस के अंदर जो टेबल होने वाला है उसका नाम रहेगा नेटफ्लिक्स कस्टमर्स। उसके बाद जो कनेक्शंस में आपको फिक्स करना है, जो कनेक्शन इसके साथ लगाना है वो है आपका इंजन नाम का कनेक्शन, ऊपर से मैंने जो बनाया हुआ था। उसके बाद अगर वो डेटा उस टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती हो तो उसको वो रिप्लेस कर दे, दैट्स इट। तो यहां पर आपको रिप्लेस लिख लेना है। इससे आगे के पॉइंट्स में काफी फायदा हो सकता है इस पॉइंट से, क्योंकि अगर मान लीजिए आप डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं और इस पूरे फाइल को एक बार रन करते हैं तो वो चेंजेस भी ऑटोमेटिकली एसक्यूएल के अंदर हो जाएंगे। नाउ कॉमा प्रेस करते हैं एंड नाउ इंडेक्स को फॉल्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पाइथन के नंबर्स उसके अंदर खुद जाएं। तो भैया पाइथन के नंबर्स ना जाएं, इसलिए इंडेक्स को फॉल्स करना ना भूलिए। और जस्ट काम हो चुका है, आप इसे रन कीजिए। ना उसे रन करते ही आपका 987 लाइन का डेटा आपको दिखाई देगा जो कि एसक्यूएल के अंदर जा चुका है। तो अब आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम एसक्यूएल में आते हैं और अब देखते हैं क्या इसके अंदर कोई टेबल आई हुई है। तो हम करते हैं यूज netflix_db, जैसे मैंने इसे यूज किया उसके बाद हम लिखते हैं शो टेबल्स। तो इसके अंदर जो टेबल्स बनी है वो दिखाओ। तो देखिए नेटफ्लिक्स कस्टमर्स वाली टेबल आपको यहां पे दिखाई दे रही है और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, देखिए यहां लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम netflix_customers। जैसे ही मैंने इसे रन किया, नाउ यू विल सी दैट कि आपका पूरा का पूरा डेटा आपके एसक्यूएल के अंदर आ चुका है। हाँ, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि 987 लाइन का डेटा आपके एसक्यूएल के अंदर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग एसक्यूएल एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज कि एसक्यूएल एनालिसिस आप कैसे करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि आपको टोटल कस्टमर्स फाइंड करने हैं इसके अंदर। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे काउंट नाम का फंक्शन, जिसमें आप लोग कहेंगे कि सारा का सारा डेटा हमें काउंट करके दे दीजिए और उसे एक नया नाम दीजिए, दैट इज टोटल कस्टमर। यहाँ पे आपने लिख दिया टोटल कस्टमर्स और फ्रॉम किस टेबल से, तो टेबल का नाम है netflix_customers। तो नाउ ये रन करते ही आपको पता चल जाएगा टोटल रिकॉर्ड आपका 987 लाइन का है। नाउ दोस्तों अब ये जानना है हम लोगों की एक्टिव कस्टमर्स टोटल कितने हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, क्वेरी बिल्कुल सेम है वैसे ही लिखनी है, बट यहां पर टोटल कस्टमर्स की जगह आपको एक्टिव कस्टमर्स लिख देने हैं। और किस टेबल से, यहां पर आपको टेबल का नाम बताना है फ्रॉम नेटफ्लिक्स, बट यहां पर आपको एक कंडीशन लगानी है कि वेयर अकाउंट टाइप, तो अकाउंट का जो स्टेटस है वो आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए, तभी आप काउंट करो। तो हमने बोला जिनका अकाउंट स्टेटस एक्टिव है वो वाले कस्टमर्स बताओ कितने हैं। तो जैसे ये रन करेंगे आप देखिए 700 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका अकाउंट स्टेटस एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कस्टमर बाय सब्सक्रिप्शन प्लान आप दिखाइए। सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से आपके कितने कस्टमर्स हैं ये आप दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर फिर से लिखेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट के आगे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलम देखना है। तो आप बोलेंगे भैया मुझे सब्सक्रिप्शन प्लान वाला कॉलम देखना है, साथ में आपको कस्टमर काउंट भी देखना है। तो कस्टमर काउंट देखने के लिए आपको काउंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और एज किस नाम से देखना है, तो यहां पर आपको कस्टमर के नाम से उसे चेक करना है। तो आप लिख दीजिए एज कस्टमर्स। नाउ किस टेबल से देखना है, तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम नेटफ्लिक्स कस्टमर्स
अब यहां पर आपको ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन प्लान को ग्रुप करना है, के बेसिस पर इसे ग्रुप करना है, मतलब कंबाइन करना है। और ऑर्डर बाय भी कर देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऑर्डर बाय करते हैं तो आपको कस्टमर नेम के हिसाब से ये डेटा दिखने लग जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट वाइज। जैसे ऑर्डर बाय करते हैं तो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा देख सकते हैं। तो यहां पर आपने बोला कि ऑर्डर बाय करिए कस्टमर के बेसिस पर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर रख दीजिए। और जैसे ही आपने डिसेंडिंग ऑर्डर रखा, रन करते ही तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से कस्टमर देखे। अब आपको ये रिपोर्ट अगर समझ में नहीं आ रही तो बहुत से सिंपल ट्रिक है। अगर आप लोग अपने पेवेट पर, अपने एक्सेल पर पेवेट टेबल लगाते हैं तो कैसे दिखती है रिपोर्ट, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पेवेट टेबल बनाना आता है तो वही चीज यहां पर हो रही है। अगर आप इस पर पेवेट बनाते हैं और आपको यही रिपोर्ट अगर देखनी है तो आप कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से कस्टमर देखने हैं तो यहां पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान को यहां रख देंगे, और आपको कस्टमर देखने हैं तो कस्टमर नेम को उठाकर आप यहां रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका रिपोर्ट आपको वही रिजल्ट दे रहा है जो आपको यहां पर मिल रहा है। अब देखिए, यहां पर आपको एक और चीज है कि ये ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय करने का क्या रीजन है। तो इस पर राइट क्लिक प्रेस करके आप इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कस्टमर नेम के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिख रहा है और प्रीमियम कस्टमर्स टॉप पर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड कस्टमर नीचे हैं, उसके बाद बेसिक कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये देखिए, इसी सीक्वेंस में ये दिखाई दे रहा है। तो अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आपने बोला कि कौन कौन से कॉलम्स दिखाइए, एक आप सब्सक्रिप्शन प्लान का कॉलम दिखाइए, दूसरा काउंट करिए आप लोग। तो ये देखिए, आपने सब्सक्रिप्शन प्लान का कॉलम ले लिया, दूसरा आपको काउंट करना है कस्टमर्स को, तो आपने देख लिया। और उसका नाम आपको ऊपर हेडर पे क्या चाहिए, यहां पर जैसे नाम आ रहा है काउंट ऑफ कस्टमर नेम, आप लोग यहां पे नाम देखना चाहते हैं कस्टमर, तो ये देखिए यहां पर नाम आ गया कस्टमर। और किस टेबल से देखना है तो यहां पर आपने बता दिया फ्रॉम नेटफ्लिक्स कस्टमर टेबल। उसके अलावा आपको ग्रुप बाय सब्सक्रिप्शन टाइप के बेसिस पर करना है, सब्सक्रिप्शन प्लान के बेसिस पर करना है, तो इसी के बेसिस पर ग्रुपिंग हो जाएगी। जहां जहां पर प्रीमियम दिखाई देगा वो ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा, और ऐड ऑन होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर फाइनली आपने इसे राइट क्लिक प्रेस करके क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, और वो भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, ताकि आपका कस्टमर नेम ऑर्डर बाय के हिसाब से, यानी कस्टमर नेम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। राइट, तो इस तरीके से आप अपना डेटा देख सकते हैं। अब अगर आपको बोले कि रेवेन्यू दिखाइए आप सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से, तो वो कैसे देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम काम आपको करना पड़ेगा, बट आपको बस यहां पर चेंज ये करना है कि जहां पर आपने काउंट करा था वहां पर आपको सम करना होगा और कस्टमर रेवेन्यू का कॉलम आपको ले लेना है, बस इतना ही करना है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम ही करना है और रन कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, नाउ यू विल सी दैट द रिजल्ट आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन इस बार रेवेन्यू के साथ मिल रहा है, बिकॉज आपने सम करा है कस्टमर रेवेन्यू वाले कॉलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पॉपुलर जनरी बता दीजिए कौन सी है आपके डेटा के अंदर, तो वो कैसे पता चलेगी। तो आपको यहां पर जनरी और काउंट करना होगा जनरी को। तो भाई आपके दो कॉलम्स आ गए, एक जनरी का और एक काउंट ऑफ स्टार, मतलब सारा डेटा आपको काउंट करना है। आपको ग्रुप बाय जनरी के बेसिस पे करना है, यानी सारे के सारे जनरीज को ग्रुप कर देना है और पता लगाना है कि कितने जनरीज वाला डेटा आप लोगों के पास अवेलेबल है। और ऑर्डर बाय तो कर ही लीजिए व्यूज के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने व्यूज वाले कॉलम को नाम दे रखा है। तो अगर आप इसे रन करते हैं, नाउ यू विल सी दैट व्हाट हैपन, जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको जनरी के टाइप के हिसाब से मिल रहा है। यानी आपकी साइंस फिक्शन में लोग जो देखने वाले हैं, थ्रिलर जो है इतने व्यूज आ रहे हैं, थ्रिलर वालों पे, रोमांस वालों पे इतने आ रहे हैं, साइंस फिक्शन लोग इतना देखना पसंद कर रहे हैं, ड्रामा इतना देखना पसंद कर रहे हैं, एक्शन मूवीज इतनी देखने पसंद कर रहे हैं, कॉमेडी जो है इतनी देख रहे हैं, हॉरर इतनी देख रहे हैं, एनिमेशन इतनी, और अननोन जो है इतनी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैटेगराइज हो गया आपका जनरी टाइप के हिसाब से। क्वेश्चन आता है कंट्री के हिसाब से आपको कस्टमर्स देख रहे हैं, तो चलिए एक बार कंट्री के हिसाब से भी देख लेते हैं कि किस कंट्रीज में कितने कस्टमर्स आपको, तो जो आपकी सेल हो रही है उसके हिसाब से अगर आप चेक करें तो बिल्कुल सेम ही काम करना है, बस यहां पर आपको काउंट करना होगा स्टार, वही चीज, और कंट्री के हिसाब से देखना है तो ग्रुप बाय भी कंट्री के बेसिस पे हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और अब आप चेक कर सकते हैं कि स्पेन में सबसे ज्यादा कस्टमर्स आपके हैं नेटफ्लिक्स के, तो स्पेन आपका सबसे अच्छा जोन हो सकता है जहां पर आप लोगों का जो कस्टमर है ज़्यादा है, और यूनाइटेड स्टेट में भी ज़्यादा हैं, और अगर बात करें बाकी स्टेट्स में तो थोड़े कम हैं, और इंडिया में कितने हैं 95 हैं। तो इस तरह से आपको कस्टमर्स के टाइप पता चल गए कि कस्टमर्स किस स्टेट से आपके ज़्यादा वॉच कर रहे हैं आपके नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म को।
अब हमें एक और चीज पता करनी बहुत जरूरी है कि डिवाइस का यूसेज क्या है, यानी किस डिवाइस में सबसे ज्यादा जो हमारा नेटफ्लिक्स है वो देखा जा रहा है। इसके लिए आप लोग को बस डिवाइस लिख देना है, जहां पर आप लोगों ने कंट्री लिखा था, बस एंटर प्रेस करेंगे। नाउ सी दैट द आपको पता चल रहा है कि गेमिंग कंसोल वाले जो हैं यूजर्स ज्यादा देख रहे हैं, मतलब इस डिवाइस पर ज्यादा यूज हो रहा है। स्मार्ट टीवी पर भी आप नेटफ्लिक्स को ज्यादा देख रहे हैं, टैबलेट के ऊपर भी नेटफ्लिक्स को देखा जा रहा है, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर देखा जाए तो थोड़ा सा परसेंटेज कम है, यूजर्स कम हैं। बट आप कंपेयर टू गेमिंग कंसोल पर ज्यादा लोग आपके इस डिवाइस पर ज्यादा लोग देख रहे हैं। स्मार्ट एवरेज वॉच आवर्स बाय प्लान के हिसाब से क्या है, तो चलिए ये देखते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान को रखना पड़ेगा और राउंड ऑफ करना पड़ेगा एवरेज ऑफ वॉच आवर्स। वॉच आवर्स पॉइंट में आ रहा है, इसलिए आपको उसे राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस में रखना है और आपको उसे वॉच आवर्स की तरह देखना है, और ग्रुप बाय आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से ही करना है। और जैसे ये एंटर प्रेस करेंगे, नाउ यू विल सी दैट कि आपका एवरेज वॉच आवर्स प्रीमियम कस्टमर्स पर इतना आ रहा है, सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले बेसिक्स से वॉच आवर्स इतना आ रहा है। तो अगर आप एनालाइज करें तो आपके जो बेसिक प्लान खरीद रहे हैं उनसे ज्यादा वॉच आवर्स है आप लोगों का, एवरेज वॉच आवर्स उनका ज्यादा है बेसिक प्लान लेने वालों का। इसका मतलब बेसिक यूजर्स ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म को कंज्यूम करते हैं। नाउ टॉप 10 कस्टमर्स रेवेन्यू निकालना जरूरी है। अगर आप ये निकाल लेंगे तो आपको एक और एनालिसिस पता चल जाए। इसके लिए आप लोगों को कस्टमर नेम और कस्टमर रेवेन्यू का कॉलम को टारगेट करना है, उसके बाद आपको ऑर्डर बाय करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर रेवेन्यू, और बस टॉप 10 देखने हैं तो एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए टॉप 10 कस्टमर्स आपको पता चल गए। 910 वाला कस्टमर, 603 वाला कस्टमर, यानी इनसे आपको एक तरह से सेम टाइप का रेवेन्यू हो रहा है। आप देखिए इन कस्टमर से आपको सेम टाइप का रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, तो ये कहेंगे कि टॉप 10 जो कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं भैया, यही हैं टॉप 10 कस्टमर जो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हो सकता है हम इनके लिए ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, या हो सकता है इनको कुछ ऑफर्स ज्यादा दिए जाएं। मूवी के हिसाब से अगर टीवी शोज की बात करें तो आप लोग कितना देख रहे हैं, मूवी के कंपैरिजन में टीवी शोज कितनी देख रहे हैं ये पता करना है। तो इसके लिए आप लोगों को कंटेंट टाइप का कॉलम लेना होगा और वहां पर स्टार लगाकर मतलब उसे काउंट करना होगा। तो काउंट करते हैं एक बार टाइप के हिसाब से डेटा को। तो देखिए टीवी शोज जो है लोग ज्यादा देख रहे हैं एज कंपेयर टू मूवीज, क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर आपका टीवी शो ज्यादा चलता है, वेब सीरीज ज्यादा चलती हैं, एज कंपेयर टू मूवीज आप थोड़ा कम देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए यही आपको एक एवरेज रिपोर्ट दिखा रही है, बट ये ध्यान रखिएगा ये एक डमी डेटा है, इट्स नॉट अ वैलिड डेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आप लोग को एवरेज रेटिंग बाय जेनरी। एवरेज रेटिंग कैसी मिल रही है जेनरी के हिसाब से, मतलब आप साइंस फिक्शन या अलग अलग टाइप की मूवीज देख रहे हैं तो उनसे जो रेटिंग प्रोवाइड हो रही है, आपके जो भी शोज हैं उनको रेटिंग क्या मिल रही है ये हम चेक करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग जेनरी का कॉलम लेंगे, साथ में हम राउंड ऑफ करेंगे एवरेज रेटिंग को ऑन द बेसिस ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक, और फिर बोलेंगे कि भैया हमें ग्रुप बाय करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेनरी। और अब इसे रन करते हैं, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका जो रेटिंग है वो अननोन से 4.1 रेटिंग मिल रही है, एनिमेशन वाले 3.96 रेटिंग दे रहे हैं। इस तरीके से आपको रेटिंग के हिसाब से अगर आपको जेनरीज यानी पता करना है कि किस तरह की मूवीज को रेटिंग ज्यादा अच्छी मिल रही है, तो किस तरह की मूवीज लोगों को पसंद आ रही है, किस तरह के टाइप लोगों को पसंद आ रहे हैं, साइंस फिक्शन ज्यादा पसंद आ रहा है, उसको क्या रेटिंग दे रहे हैं। द फाइनल फेस इज अकाउंट स्टेटस आप देखना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट स्टेटस क्या है। अकाउंट स्टेटस को देखना चाहते हैं तो भैया एक्टिव कितने कस्टमर्स हैं ये मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, लेकिन इस बार हम ये भी देखना चाहते हैं कि भैया कितने हैं, वो तो 700 हैं ही, लेकिन पॉज किसने कर दिया है अपना जो अभी सब्सक्रिप्शन है वो पॉज किसने कर दिया है, वो 89 लोग हैं। कैंसिल कितने लोग कर गए हैं, 198। यानी अब हमें ये देखकर भी एक एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है वो कौन सा है जो कैंसिल कर रहा है, जो पॉज कर रहा है, सर्विसेज को अभी यूज नहीं कर रहा, ये चीज़ है। तो हमें उन्हें क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनको कैसे ऑफर्स दिए जाएं ताकि वो वापस से एंगेज हों और वापस से हमारे एक्टिव कस्टमर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो नाउ ये सारे एनालिसिस आपने किए ऑन द SQL जो आपको आपके नेटफ्लिक्स के डेटा को समझने में आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट काम बचा है पावर BI के ऊपर विजुअल्स बनाने का काम। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पावर BI के अंदर डेटा डालना होगा और SQL से डालना है वो डेटा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग SQL से वो डेटा कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर MySQL का कनेक्शन आप लोगों का नहीं हो रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका MySQL कनेक्टर नहीं हो रहा हो तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर
यहाँ पर MySQL कनेक्टर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक करते हैं और मोर पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले मोर पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं MySQL। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटाबेस और जैसे ही आप ये लिखेंगे यहाँ पर कनेक्शन के लिए वो पूछेगा। तो लोकल होस्ट आपका कनेक्शन है :3306 दैट इज द सर्वर नेम। और फाइल का जो नाम है ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस का नाम है दैट इज netflix_db। ये आपके डेटाबेस का नाम है। यूजर नेम की बात करें तो यूजर नेम आप रूट डाल दीजिए और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आपका MySQL का जो भी आपका यहाँ पे रहने वाला है वो डालते ही आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपको MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा और उसके सारे के सारे डेटाबेसेस आपको यहाँ पे शो कर देगा जो भी टेबल्स उसके अंदर क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल उठानी है, वो है नेटफ्लिक्स की टेबल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नेटफ्लिक्स कस्टमर DB नाम से टेबल आपको दिखाई दे रही है। नेटफ्लिक्स DB के अंदर डेटाबेस के अंदर आपको नेटफ्लिक्स कस्टमर टेबल दिखाई दे रही है। बस आपको इसे करना है लोड और लोड करते ही ये डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो डेटा आपके पास आ गया है, पर एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि MySQL से कनेक्ट करने के बाद आपका पावर BI के अंदर डेटा आता है, लेकिन हो सकता है कि पावर BI में कुछ समस्या हो जाए। तो इसके लिए आप लोग पहले ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाकर ज़रूर चेक करें कि कहीं आपके डेटा का कोई टाइप तो गलत नहीं है। तो यहाँ पे चेक करें कस्टमर ID, कस्टमर नेम, एज कॉलम, टाइटल, कंटेंट टाइप, जेनरी, कंट्री और आप लोगों का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, डिवाइस, मेथड, अकाउंट स्टेटस, ज्वाइन डेट। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि ज्वाइन डेट में एक समस्या है कि भैया यहाँ पे टाइम भी आ रहा है। तो आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे, सीधा आप जाएंगे यहाँ पर चेंज टाइप पर, यहाँ डेट पर कर दीजिए क्योंकि सिर्फ डेट चाहिए। यहाँ पर भी सेम आपको वॉच डेट पर भी सेम यही काम करना है, चेंज टाइप टू डेट, डेट कर दीजिए। तो ये वाला काम हो गया है। मंथली फीस में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा आप लोगों को मंथली सेशन भी दिख रहा है, सारे कॉलम्स प्रॉपर तरीके से शो हो रहे हैं। हाँ, आपका वॉच कैटेगरी वाले कॉलम में नल दिखाई दे रहा था तो या तो आप उसे फिल्टर कर दीजिए या तो उसे हटा ही दीजिए। तो आपके पास फिल्टर करने का ऑप्शन है कि आप वो डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने फ़िल्टर कर दिया है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है परेशान नहीं करेगा। और एक आपका कंट्री कॉलम में भी डेटा था जो ब्लैंक था। तो देखिए यहाँ पर एक नल वैल्यू है तो वो हटा दिखते हैं आप लोग। एक नल वैल्यू यहाँ से हट गई ताकि रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत ना आए। तो अब आपके सामने कोई भी चैलेंजेस नहीं है। शायद एक डेटा आपके पास अनक्लीन नहीं, क्लीन तरीके से शो हो रहा है। तो अब आप इसे क्लोज एंड अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली आप मेन स्क्रीन पर आ जाइए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आपके डैशबोर्ड क्रिएशन की। लेकिन उससे पहले हम डैशबोर्ड क्रिएशन करें, हम वो सारे के सारे कैलकुलेशन वाले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें चाहिए फॉर डैशबोर्ड क्रिएशन। तो KPI बनाना है लेकिन हमें वो सारी की सारी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो मेजर क्वेरी तो लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सबसे पहले एंटर डेटा पर क्लिक करिए और यहाँ पर मेजर क्वेरी बना रहे हैं तो पावर BI मेजर लिख दीजिए, मैक्स डेक्स मेजर्स। तो यहाँ पे आपने डेक्स मेजर्स का एक सेक्शन क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट करिए, क्रिएट करिए और इसे क्लोज एंड अप्लाई करके फाइनल कर दीजिए। तो आपका एक सेक्शन यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा था, ये टेबल सेक्शन तो है ही आपके पास। साथ में आपको डेक्स मेजर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आप अलग अलग मेजर्स बनाने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारे बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल कस्टमर जानना है। वही सारी चीजें जो आप लोग SQL में देख रहे थे वो सारी हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। तो टोटल कस्टमर्स हमें चाहिए, तो उसके लिए क्यों तो हमें टोटल कस्टमर चाहिए। तो आपको न्यू मेजर पे, डेक्स मेजर पे क्लिक रखना है और उसके बाद न्यू मेजर पे क्लिक करिए और टोटल मेजर निकालने के लिए आपके डेटाबेस का नाम ये आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत समस्या हो सकती है। अगर आप लोग अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पर आने के बाद थोड़ा ठीक कर दें तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लगाने से पहले मैं डेटाबेस का नाम ही ठीक कर देता हूँ। तो इसे रीनेम कर देते हैं और रीनेम करके इसे नेटफ्लिक्स कस्टमर डाल देते हैं। तो नाउ फाइनली अब आपका डेटा नेटफ्लिक्स कस्टमर का हो गया है। तो इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा ताकि हमारा डेक्स मेजर ईजी बने। तो चलिए अब डेक्स मेजर बना लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा डेक्स मेजर तैयार है और इसमें टोटल कस्टमर्स हमारे काउंट रो नाम के फंक्शन से बन गए। तो ये सेक्शन आपका तैयार हो गया। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और डिलीट करिए, डिलीट फ्रॉम मॉडल। इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि आपको कॉलम नाम का क्वेरी नहीं चाहिए। अब आप ये जानना चाहते हैं कि डेक्स क्वेरी कैसे काम करते हैं, क्या तरीका है। तो भैया डेक्स क्वेरीज की वीडियो हमारी पूरी की पूरी बनी हुई है हमारे चैनल पर। पूरी सीरीज है डेक्स मेजर्स की, एक एक के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि डेक्स मेजर्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से। यहाँ पर मैं आपको डेक्स मेजर्स के बारे में सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि डेक्स मेजर्स को आप क्या क्या इनसाइट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं बस।
बट प्रॉपर अगर समझना चाहते हैं तो डेस्क मेजर्स को वहां जाके प्रॉपरली समझ सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया वीडियो है, उसमें आपको 8 वीडियोस मिल जाएंगी डेस्क मेजर्स की। चलिए, तो डेस्क मेजर में अगला मेजर हमें अपने एक्टिव कस्टमर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे और सारे के सारे एक्टिव कस्टमर्स आपके डेटा सेट के अंदर जो भी हैं वो सारे दिखा दो। तो लेट्स सी, आपका एक्टिव कस्टमर्स भी यहाँ पर निकल आएगा। उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आपके न्यू कस्टमर्स कितने हैं या आपके कैंसिल्ड कस्टमर्स कितने हैं वो बताइए। तो आपको कैंसिल कस्टमर्स निकालने हैं तो वो भी आपने यहाँ पे निकाल लिया। उसके अलावा आप लोग को एक और डेस्क मेजर बनाना है जहां पर आप ये पता करेंगे कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो कितना है। तो टोटल रेवेन्यू यहां पर आपको पता चल गया, दैट इज ये भी एक डेस्क मेजर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और डेस्क मेजर आप लोग को यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज वॉच आवर्स आप क्रिएट करेंगे, ये भी एक डेस्क मेजर हो गया आपका। नेक्स्ट एक और डेस्क मेजर आप लोग को यहां पे क्रिएट करना है, दैट इज एवरेज रेटिंग का, जो कि आपको एवरेज रेटिंग बताएगी आपके डेटा सेट के अंदर। एक और डेस्क मेजर आप लोग को यहां पे बनाना है, दैट इज एवरेज सेशन, जो आप लोग को बताएगा कि आपके एवरेज सेशंस क्या क्या हैं। नाउ ये सारे के सारे डेस्क मेजर्स आप लोगों ने क्रिएट कर लिए अपने डेटा सेट के अंदर और ये सारे डेस्क मेजर्स आपके कार्ड का पार्ट बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग डैशबोर्ड शुरू करते हैं और डैशबोर्ड का इंटरफेस सबसे पहले चुन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर जाना है और यहां पर जाकर कैनवास बैकग्राउंड लेना है और ब्राउज करना है उस बैकग्राउंड को जो आप लोगों के पास दिया हुआ है। तो ये है वो बैकग्राउंड जो मैं यहां पे ले रहा हूं और इस बैकग्राउंड को पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी को 0 करना है और यहां पर इसे स्ट्रेच कर देना है ताकि ये बैकग्राउंड आपका आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो सके। नाउ यू विल सी दैट कि बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको इस पर अपने विजुअल्स प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले विजुअल बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना टाइटल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। अब इस टाइटल को हम थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले इसका साइज बढ़ा देते हैं और इसे सेंटर लाइन कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, इफेक्ट पर जाइए और ट्रांसपेरेंसी को 80% के लगभग कर दीजिए और उसके बाद आप लोग इसका जो बैकग्राउंड है या 50% के लगभग कर दीजिए और इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे तो ये ज़्यादा विजिबल होगा। और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं लग रहा तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। ना दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बनाने हैं कुछ KPIs। तो KPIs क्या क्या हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपको KPIs प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपका पहला KPI है दैट इज टोटल कस्टमर्स, यानी पहला कार्ड आपको टोटल कस्टमर्स का बनाना है। कार्ड ले लीजिए, कार्ड लेने के बाद आप अपने टोटल कस्टमर्स को इसमें रख दीजिए। उसके बाद दूसरा है एक्टिव कस्टमर्स, तो एक्टिव कस्टमर्स को इसमें रख दीजिए। नाउ द नेक्स्ट KPI इज टोटल रेवेन्यू, आप टोटल रेवेन्यू रख दीजिए। नेक्स्ट इज, तो आप देखिए यहाँ पर आपका ये कार्ड तैयार हो चुका है। अब इस कार्ड को थोड़ा और कस्टमाइज किया जा सकता है, आप लोगों को कस्टमाइज करना तो आता ही होगा। तो इसको अपने हिसाब से आप कॉल आउट्स में जाकर इसके वैल्यूज को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव इफेक्ट लगा दिए हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लोगो मैंने कैसे लगाया, आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। आप ये कार्ड सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आप लोगों को कार्ड की फॉर्मेटिंग पर जाना है। यहाँ पर आपको इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको अपना कार्ड का पोर्शन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको टोटल कस्टमर्स के अंदर ऐड करना है तो टोटल कस्टमर्स को सिलेक्ट करिए, इमेजेस के ऑप्शन को ऑन करिए और जो इमेजेस आपके पास है उसे बस यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो इमेजेस मेरे पास दी हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा जब मैं आपको फाइल शेयर करूंगा। तो इसी तरीके से आपको दूसरा इमेज अपलोड करना है तो बस आपको यहाँ पे एक्टिव कस्टमर करना होगा, फिर दूसरी इमेज, फिर आपको तीसरा कस्टमर टोटल रेवेन्यू करना होगा तो तीसरी इमेज, चौथी इमेज, फिर इस तरह से पांचवी इमेज। तो ऐसी सारी इमेजेस आप यहाँ लगा सकते हैं तो एक थोड़ा सा बढ़िया लुक आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपके एनालिसिस का। आई थिंक एक क्लियर है। दोस्तों अब सबसे पहले विजुअल की बात करते हैं। तो विजुअल्स क्या क्या लगाने हैं, सबसे पहले आपको कॉलम चार्ट लगाना है। तो सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे आपको गिवन है, इसको आपने ले लिया और उसके बेसिस पर आपको कस्टमर देखने हैं तो टोटल कस्टमर्स को यहाँ पे रख लीजिए। क्योंकि आप टोटल कस्टमर्स निकाल चुके हैं तो आप कस्टमर प्लान के हिसाब से, सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से आपको टोटल कस्टमर्स देखना है तो यहाँ पर आपका टोटल कस्टमर निकला हुआ है और इस इनसाइट्स को आपने इस तरह से दिखा दिया और ये लीजिए आपका एक इनसाइट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। तो ये एक छोटा सा इनसाइट आप लोगों के लिए काम कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट इनसाइट इज मैप आप दिखाएंगे या बार चार्ट आप दिखा सकते हैं कंट्री के हिसाब से कस्टमर्स। तो चलिए इसके लिए आप लोगों को और टोटल कस्टमर्स को यहाँ पे डाल देना है। तो ये लीजिए कंट्री वाइज टोटल कस्टमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है ये मैप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैप पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर फील्ड मैप का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और ये लीजिए आपका फील्ड मैप यहाँ पे लग गया है और आपको कस्टमर्स दिखाई देंगे जहाँ पर भी वो एग्जिस्ट करते होंगे। तो देखिए आपका फ्रांस का कितना कस्टमर है, कनाडा का कितना कस्टमर है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है।
तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर विजुअल कर दीजिए ताकि पूरी स्क्रीन पर ये दिखाई देने लग जाए। द नेक्स्ट चार्ट इज आपको डोनट चार्ट लगाना है और यहाँ पे अकाउंट स्टेटस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आप बना सकते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अकाउंट स्टेटस देखने हैं, तो अकाउंट स्टेटस पहले यहाँ पे रख लेंगे। तो अकाउंट स्टेटस आपने रख लिया और अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो टोटल कस्टमर्स को इसमें डाल दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट स्टेटस के हिसाब से जो कस्टमर्स हैं वो आपके किस एरिया में कितने हैं। दैट्स इट। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेक कर लिया अपने कस्टमर्स का। तो इस तरीके से आप दूसरी शीट पर इसको कॉपी करके डुप्लीकेट करके चार्ट को चेंजेस कर सकते हैं, दूसरा चार्ट बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर स्लाइसर्स बना रहा हूँ, आप चाहें तो और भी चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर स्लाइसर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आपको पेमेंट मैथड का स्लाइसर लगा देना है। बहुत सारे स्लाइसर्स हैं, आप चाहें तो बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं। एक पेज आपने ये बनाया है, दूसरे पेज पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ दिखा सकते हैं और कोई एक स्लाइसर लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको दूसरा पेज बनाना है तो दूसरे पेज पर आप लोग डुप्लीकेट कीजिए इसको, और डुप्लीकेट करने के बाद आप इस चीज़ों को हटा दीजिए और इन चार्टों को हटाने के बाद आप नए चार्ट इस पर लगा सकते हैं। जैसे कि अब आप चेक करें तो दूसरे पेज पर जो चार्ट आपको लगाने हैं वो आपको बार चार्ट लगाना है, पॉपुलर जनवरी। तो बार चार्ट आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो पॉपुलर जनवरी आपको देना है तो जनवरी यहाँ पे दे लीजिए और ये हो गया आप लोगों का पॉपुलर जनवरी। आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर आपको डेटा कुछ इस तरह से दिखने लग गया। टीवीज और मूवी शोज के बीच में कंपैरिजन, तो डोनट चार्ट पे ये बहुत बेस्ट दिखेगा। तो यहाँ पर आपने डोनट चार्ट लगाया, तो ये लीजिए डोनट चार्ट के लिए एरिया हमने बना लिया है। और अब हम चाह रहे हैं तो कंटेंट टाइप आपका मूवीज एंड टीवी शोज, और उसके हिसाब से आप टोटल कस्टमर्स आप देख लीजिए, या आप एक्टिव कस्टमर्स को भी देख सकते हैं। तो ये लीजिए आपके एक्टिव कस्टमर्स, कितने लोग मूवी देख रहे हैं, कितने लोग ये देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये आपकी शीट 2 बन गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं स्लाइसर लगाऊंगा, लेकिन हाँ ये स्लाइसर ऐसा होगा जो आप लोगों का क्लिक करते ही डेटा चेंज करेगा इस शीट के ऊपर। आप चाहें तो इस पे भी एक अलग से स्लाइसर लगा सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बटन स्लाइसर लगाना है, बटन स्लाइसर आप लगा दीजिए और इसके अंदर आप क्या रखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो डिवाइसेस एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए डिवाइसेस में आपके पास सही है, डिवाइसेस के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए आपका डिवाइसेस के बेसिस पे डेटा फिल्टर हो रहा है, तो आपको पूरा का पूरा डेटा फिल्टर होकर दिखाई दे रहा है। टोटल कस्टमर नहीं, अपने टोटल रेवेन्यू की जो वैल्यू है उसे चेंज करके नन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्चुअल फिगर दिखाई देगी और एक्चुअल फिगर आ गई। अब आप चेक करें तो आपका डेटा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, दैट्स विजिबल। आप एक्चुअल डेटा भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव लग रहा है और देखने में भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ अब फ़ायदा आप लोगों को पता है क्या होने वाला है। इफ़ यू चेंज एनी डेटा इन योर ओरिजिनल फाइल, यानी आप अपनी ओरिजिनल फाइल में कोई चेंजेस करते हैं, तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्क्रीन आ चुकी है और ये भी एक स्क्रीन है, इस पर भी आपका डेटा है। और अब दोस्तों आपको मेन काम मैं दिखाता हूँ, मैजिक आप लोगों का ये है कि अब आप एक काम करिए, ओरिजिनल फाइल खोलिए। तो यहाँ पर थी ये अनक्लीन फाइल, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और नाउ अब मैं इसमें चेंजेस करने वाला हूँ। नाउ ओरिजिनल फाइल मैंने खोल ली है और इसमें एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, लास्ट में कुछ कस्टमर्स ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो है हमारे पास ये कुछ कस्टमर्स का डेटा है और मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ उसे। इन कस्टमर्स के नाम मैं चेंज कर दूंगा। तो ये डेटा मैंने ऐड कर दिया है, बट इस कस्टमर्स के जो नंबर्स हैं ये मैं चेंज कर देता हूँ रैंडमली, जिससे कि ये डुप्लीकेसी से इसे डिलीट ना करे। तो ये लीजिए मैंने कस्टमर्स के नंबर चेंज कर दिए हैं और अब मेरे पास ये एक नया डेटा आ चुका है। तो टोटल अगर आप चेक करें मैंने यहाँ पर 8 रिकॉर्ड ऐड किए हैं। तो अब 8 रिकॉर्ड ऐड करने के बाद फाइनली मैंने कर दिया है इसे सेव, कंट्रोल S। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें नल वाली प्रॉब्लम, स्पेस वाली प्रॉब्लम सब कुछ है, तो 8 रिकॉर्ड ऐड हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। फाइनली आपको बस इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट पर आने के बाद आप लोगों को बस इसे रन करना है। तो एक बार इसे रन कीजिए, यहाँ पर रन ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो फाइनली इस पर रन ऑल कर दीजिए। जैसे ही रन ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 995 का अब डेटा आ चुका है। ओके, नाउ अब एक बार आप पावर BI में आएंगे और कुछ नहीं करना आपको, SQL में कुछ नहीं करना। आप देखिए अभी 950 कस्टमर्स का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्ट रिफ्रेश करते हैं, नाउ यू विल सी व्हाट हैपन। तो देखिए नल की वजह से एक डेटा रिकॉर्ड रिमूव हुआ क्योंकि 8 ऐड हुआ था, तो 8 डेटा ऐड हुए थे, एक रिकॉर्ड हट चुका है क्योंकि उसमें नल होगा मे बी, तो उस वजह से वो हट गया। और देखिए क्लीनिंग खत्म हो गई, प्रॉपर तरीके से आपकी वो फाइल भी रेडी हो गई। और अब आपकी फाइल के अंदर भी अगर आपका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, तो ये जो फाइल है
क्लीन फाइल ये भी तैयार हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। क्लीन फाइल भी आपकी रेडी है और इसमें वो लास्ट में रिकॉर्ड भी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फाइल ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती है और लास्ट में वो रिकॉर्ड भी दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अभी अभी आपके सामने बनाए थे। तो ये देख सकते हैं आपके लास्ट के कुछ रिकॉर्ड जिनके नंबर्स मैंने थोड़े से अलग रखे थे, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपने ये काम कर लिया। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया कि ये कैसे इतना मैजिकल होता है और क्यों हमें ऑटोमेशन करना चाहिए अपने एक्टिविटी के अंदर। तो अब आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा और इसको प्रैक्टिस कीजिए, करके देखिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।